टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हुआ रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहें, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं, क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज़ है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय ने स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए। अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000, जब रुपया $1 70 रुपए पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं, इफेक्टिवली लिमिट कम हो गई है। हाँ, इफेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हुआ रिफंड या मुश्किल में फंसा हुआ आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, आई एम फाइन लक्ष्मण जी। और मुकेश जी को जब पता चलता है कि ये शो में आने वाले हैं तो आप दर्शकों के लिए बहुत सारे टिप्स तैयार करके लाते हैं जो आमतौर पे आपको कहीं देखने को मिलता नहीं, इसलिए इस शो को ज़रूर देखिएगा और आपको टैक्स बचाने के काफ़ी बेहतरीन आइडियाज इसमें बताए जाएंगे। क्योंकि इस शो में हम आपको बताने वाले हैं कि विदेश से लौटने वाले NRI को टैक्स छूट में कहाँ कहाँ होगी कटौती और इससे बचने का क्या है तरीका। रिमोट एरिया में नौकरी करने वालों को क्या मिलेगी विशेष टैक्स छूट, और साथ में बताएंगे प्रॉपर्टी पर टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स का कैलकुलेशन। लेकिन सबसे पहले बात भारत लौटने वाले NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस की। वैसे तो NRI को इनकम टैक्स से छूट मिली होती है, लेकिन मामला तब पेचीदा हो जाता है जब ये NRI वापस भारत लौटते हैं। खासतौर से NRI डिपॉजिट पर जो ब्याज मिलता है उसका क्या होगा, इसे लेकर कई तरह के सवाल आते रहते हैं और काफ़ी कन्फ्यूज़न दिखता है। तो सबसे पहले मुकेश जी से यही समझ लेते हैं। मुकेश जी, जो NRI वापस लौट रहे होते हैं उनका टैक्स का इम्प्लीकेशन क्या होता है, खासतौर से NRI डिपॉजिट पर, चूंकि इस पर कई सवाल आते हैं और अलग अलग मत होते हैं लोगों के। जी लक्ष्मण जी, ये बहुत ही अहम मुद्दा आपने खड़ा किया है। और हमारे NRIs जो हैं, केवल वही नहीं, उनके इंडिया में जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके संबंधी हैं, दोस्त हैं, उन लोगों को भी ये समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि ये मामले पर काफ़ी, जैसे आपने बताया, कन्फ्यूजन्स हुआ करते हैं और इसके कारण समस्याएं भी होती हैं। तो सबसे पहले कानूनन परिस्थिति क्या है ये समझ लें हम। बिल्कुल। अब जो NRI डिपॉजिट है उसका इंटरेस्ट, माना सेविंग्स अकाउंट का हो या टर्म डिपॉजिट हो आपकी, उसका इंटरेस्ट आयकर कानून का, इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 के तहत उसके लिए एग्जम्पशन की प्रोविजन किया गया है। ठीक है। अब सवाल ये होता है कि ये जो NRI डिपॉजिट है, तो केवल NRI डिपॉजिट आपने नाम दे दिया उससे ये नहीं होगा, क्योंकि इसके 10(4) के एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया है कि ये डिपॉजिट को NRI डिपॉजिट कब मानी जाएगी। तो ये कहा गया है कि ये जो NRI है, माना नॉन रेजिडेंट इंडियन है, उसकी जो NRI डिपॉजिट है, वो NRI डिपॉजिट का एग्जम्पशन तब तक मिलेगा जब तक वो 10(4) के एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि ये जो डिपॉजिट को NRI डिपॉजिट कब मानी जाएगी। तो ये कहा गया है कि ये जो NRI डिपॉजिट है, वो NRI डिपॉजिट का एग्जम्पशन तब तक मिलेगा जब तक वो 10(4) के एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि ये जो डिपॉजिट को NRI डिपॉजिट कब मानी जाएगी। तो ये कहा गया है कि ये जो NRI डिपॉजिट का एग्जम्पशन तब तक मिलेगा जब तक वो
जो फेमा है, माना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसके तहत उसकी जो सेक्शन 2W और सेक्शन 2P के तहत नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट की डेफिनेशन दी गई है। उसके हिसाब से वो अगर नॉन रेजिडेंट है तो उनको ये फायदा मिलेगा। ठीक है, माना इनकम टैक्स का एग्जम्पशन है, पर जो टेस्ट है स्टेटस का वो फेमा के आधार से है। अच्छा, अब फेमा में जो नियम है और इनकम टैक्स का नियम काफी अलग है। इनकम टैक्स में यू आर अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑफ योर स्टे इन इंडिया। आप कितने दिन रहे, 182 दिन से ज्यादा अगर इंडिया में रहते हैं तो आप रेजिडेंट हो जाते हैं। ठीक है। फेमा में अब जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था कि कई लोग एनआरआईज थे, यहाँ 6 महीने से ज्यादा रहे, तो इनकम टैक्स में वो रेजिडेंट माने गए, पर फेमा में उसको नॉन रेजिडेंट इसलिए गिना गया क्योंकि उनका इंटेंशन जो है, फेमा सीज द इंटेंशन, आपका मकसद क्या है, कहाँ रहना है। अगर आपका मकसद भारत बाहर स्थायी होना है तो उस संदर्भ में आपने ज्यादा समय भारत में बिताया हो तो भी आपको नॉन रेजिडेंट गिना जाएगा। तो ये जो आपको बात है ये ख्याल में रखने की है। और लक्ष्मण जी, इसके आधार से जब कोई इंडिया रिटर्न होता है सेटलमेंट के लिए तो उसको अपना एनआरई अकाउंट बैंक को 3 महीने में बता देना चाहिए कि मैं वापस आ गया हूं। एनआरई डिपॉजिट बैंक उसको कंटिन्यू करने देगी, पर वो इंटरेस्ट जो है वो आने की तारीख से टैक्सेबल हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। एक लाइन में कहें तो इस पूरे कानून का मतलब ये हुआ कि इनकम टैक्स के कानून लागू होते हैं, साथ में फेमा के कानून इस बीच में आ जाते हैं। इसका इम्प्लीकेशन यह है कि जिस दिन से आप इंडिया में आ गए उस दिन से जो इंटरेस्ट आपके ऊपर बन रहा है एनआरई डिपॉजिट पर, उस इंटरेस्ट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप फॉरेन करेंसी की बात कर रहे थे, वो क्या था? बिल्कुल, फॉरेन करेंसी में थोड़ा नियम अलग है क्योंकि वो सेक्शन 10(4) नहीं, उसके लिए सेक्शन 10(15) है। अच्छा, तो आप फॉरेन करेंसी की अगर डिपॉजिट है वहां फेमा वाला नियम नहीं, पर इनकम टैक्स के कानून के आधार से अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं। अब ये आर बट एनओआर का स्टेटस जो है वो आपके भारत आने के बाद भी आप 1 या 2 साल के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप उसका जो फायदा है आपका फॉरेन करेंसी डिपॉजिट का, वो शायद 1 या 2 साल ज्यादा उसका प्लान कर सकते हैं। तो मतलब यह है कि फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट होता है तो उस पर जो टैक्स बनेगा वो टैक्स शायद 1 आध साल तक के लिए आप टाल सकते हैं। अब मुकेश पटेल जी, आपने टैक्स 1 या 2 साल, हाँ, आपने टैक्स लगेगा ये तो बता दिया, टैक्स बचाने का भी कोई तरीका है क्या? संक्षिप्त में अगर बता सके तो। अगर आप मान लीजिए, हाँ, अगर मान लीजिए कि आपकी कोई बड़ी डिपॉजिट है, समझिए किसी के केस में 2 करोड़ की एनआरई डिपॉजिट है और उसको 8% के हिसाब से 16 लाख रुपए का उसका इंटरेस्ट होता है और भी उसकी इनकम है, तो अगर उसका एवरेज रेट ऑफ टैक्स 20% से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में आप एक सेक्शन 115H करके है आयकर कानून में, इनकम टैक्स एक्ट में, उसके तहत आप ये फायदा ले सकते हैं। ऑप्शनल है आपको लेना या नहीं लेना, पर जहां ज्यादा इनकम है वो ले सकते हैं कि आप 20% के फ्लैट रेट से जब तक आपकी एनआरई डिपॉजिट बनी रहे, मान लीजिए 5 साल या 10 साल के लिए भी आपने रखी हो, तो वो आप इंस्टेड ऑफ योर 30% टैक्स यू कैन अवेल द कंसेशनल रेट ऑफ 20%। तो ये अगर आपको पता है लक्ष्मण जी तो बहुत अच्छा टैक्स का प्लानिंग आप कर सकते हैं। चलिए, तो आपने टैक्स लगेगा ये भी बताया, टैक्स बचेगा कैसे ये भी बता दिया, लेकिन अब बगैर देर के हुए चलते हैं असम। काफी दूर से फोन कॉल आया हुआ हमारे पास, लंबे समय से उनको वेटिंग पे रख रखा है, कलोल चटर्जी जी का। कलोल जी नमस्कार। कि मैं आसाम में पोस्टिंग हूँ एंड आई एम अ PSU एम्प्लॉय। अच्छा। तो मुझे आसाम में पोस्टिंग का रहने के लिए सैलरी में एवरी मंथ आई एम गेटिंग एन अलाउंस, 2 अलाउंसेस, एक तो नॉर्थ ईस्ट अलाउंस एंड अनदर इज फार फ्लंग अलाउंस, which is north east allowance is 10% of my basic and far flung allowance is
3% of my basic. And it is मतलब ये डिफिकल्ट एरिया पोस्टिंग के लिए मिलता है, सबको नहीं मिलता। तो क्या मैं इसके तहत टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता हूँ? मैंने अपना सीए से बात किया, जो उन्होंने बोला कि आपका ये जो अलाउंस मिलता है ये आपका एम्प्लॉयर आपका फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट नहीं करता डिडक्शन मतलब कॉलम में, सो आपको ये नहीं मिलेगा। आप एम्प्लॉयर से बात कीजिए, अगर वो फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट करता है देन ओनली आपको ये एग्जेम्पशन मिल पाएगा। क्या है ये, क्या मैं क्लेम कर सकता हूँ? अगर क्लेम कर सकता हूँ तो अंडर विच सेक्शन? ठीक है, वंडरफुल। आपने इतनी अच्छी तरह से लक्ष्मण जी एक क्वेश्चन आर्टिकुलेट किया है। अब मैं ये कहूँगा कि आपकी बात सही है, आप आसाम में हैं और आसाम में जिसको हम रिमोट एरिया अलाउंस कहते हैं वो एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। और इनकम टैक्स एक्ट के तहत एक जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 है, उसके तहत ये जो रिमोट एरिया अलाउंस जो दिया जाता है उसका फ़ायदा एग्जम्पशन का जो इनकम टैक्स का एक रूल है जिसको हम रूल 2B कहते हैं, उसके तहत जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, हालांकि बहुत साल पहले ये नियम किया गया था, तो आसाम के लिए ये जो डिफ़िकल्ट एरिया रिमोट अलाउंस स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस का एग्जम्पशन जो कहते हैं वो कलोल जी ज़्यादा नहीं है, 200 रुपया प्रति महीना है। पर अगर आप शायद आपके केस में एम्प्लॉयर इसलिए नहीं दिखाता है क्योंकि आप ये जो नई टैक्स स्कीम का फ़ायदा लेने जा रहे हैं। अगर आप पुरानी स्कीम में हैं और एम्प्लॉयर को बताते हैं कि मैं ये 200 रुपया पर मंथ के हिसाब से 2400 का फ़ायदा लेना चाहता हूं, तो शायद वो लोग आपको वो फ़ायदा देंगे। पर इन प्रिंसिपल रिमेंबर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 एंड रूल 2B। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कलोल जी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा और थोड़े से अपने एम्प्लॉयर को बता दीजिए कि हम न्यू स्कीम में नहीं पुरानी स्कीम में है, तो शायद ये फायदा आप पूरी तरह से उठा सकते हैं। चलते हैं मुंबई, जहां से एस नारायण जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एस नारायण जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? आई एम ए सीनियर सिटीजन, रेगुलरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ इंडिविजुअल कैपेसिटी में, और मैं एक HUF का करता भी हूँ। अच्छा। हमारे फैमिली का HUF का करता भी हूँ है। अपना मेरा जो इनकम है, मेरा इनकम है जो रेगुलर इंटरेस्ट में आता है, HUF का भी इंटरेस्ट में आता है इनकम, बिजनेस इनकम नहीं है जी। तो ये मेरा ओल्ड एज के प्रॉब्लम से अभी मेडिकल बिल्स वगैरह बहुत बढ़ रहा है। अच्छा। और एग्जाम्पशन लिमिट है इसका अंडर 80D 50,000। बिल्कुल। लेकिन ये एग्जाम्पशन और मिलेगा, दवाइयों का दाम और ट्रीटमेंट का दाम सब बढ़ता ही जा रहा है, और दवाई भी ऐसे खाना पड़ रहा है कि जैसे कि खाना ही खा रहे हैं। तो आप चाहते हैं कुछ और एग्जाम्पशन मिल सकता है क्या? हाँ, और मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा ये जो एग्जाम्पशन के ऊपर वाला अमाउंट है एज एग्जेम्प्टेड ओवर एंड अबव 50,000, उसको मैं HUF में डाल सकता हूँ क्या? उसमें से क्लेम करूंगा, HUF में भी क्लेम करूंगा। ठीक है, एक मिनट मुकेश जी से पूछ लेते हैं, मुकेश जी बताएंगे। बिल्कुल लक्ष्मण जी, इनका सवाल काफ़ी लंबा और तगड़ा था। जवाब उनके लिए बहुत फ़ायदा कारक और सीधा शॉर्ट एंड स्वीट ये है कि आपको ज़रूर HUF से लेना चाहिए, क्योंकि ये 50,000 जो है वो आपको इंडिविजुअली अपने लिए मिल सकता है। और HUF के केस में भी सेक्शन 80D के तहत अगर HUF का कोई भी सभ्य सीनियर सिटीजन है तो 50,000 का अलग फ़ायदा मिल सकता है। तो आपके सवाल से ही ये प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से उभरता है कि अगर आपका मान लीजिए 1 लाख तक का खर्चा है तो 50,000 आपके केस में लीजिए, 50,000 HUF के केस में लीजिए।
अगर आपकी वाइफ है तो या तो सन या डॉटर है, वो भी ये फायदा आपके लिए या आपके और आपके वाइफ के लिए ले सकते हैं। चलिए, तो बहुत इट इज ऑल अप टू यू टू डू द बेस्ट। चलिए, बहुत खुशी की बात है इसमें नारायण जी कि आप जो चाह रहे थे वो हो गया और आप HUF के तहत भी छूट ले सकते हैं। फिर भी हम यही कामना करें कि आप स्वस्थ रहें, आपको ज़्यादा दवा खाने की जरूरत ना पड़े। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि कैसे होता है प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन्स टैक्स का कैलकुलेशन। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।